आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं फ्रॉम द स्केलर्स एंड वेक्टर्स, आज हम का जो मेन जो है दैट इज एंगल्स। एंगल्स के बारे में, एंगल्स कैसे निकालने हैं दो वेक्टर्स के बारे में। दो वेक्टर्स में अगर आपको वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, देन हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ द एंगल्स बिटवीन देम। एंगल का सीधा मतलब होता है उन वेक्टर की डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस कैसे आपने सिग्निफाई करवानी है, तो वो आपको एंगल्स बताते हैं। तो सिंपलेस्ट जो बात है कि एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है। कैसे पता लगता है हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे है? सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है आपका ए, ये वेक्टर है आपका बी। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों एंगल्स को इस तरह से प्लेस करना है कि नंबर वन, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, दोनों की जो टेल है, टेल मीट करे, टेल क्या करे, मीट करे, टेल को ज्वाइन कर दो, कनेक्ट कर दो, तब जाके जो बीच में एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर यहाँ पे अगर हम इस बी को यहाँ पे ले आएंगे, ये दोनों की टेल है, या इस ए को यहाँ बी के पास ले जाएंगे, तो वह कैसे पॉसिबल है? सबसे आसान तरीका क्या है कि इस बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। इस बी के पैरेलल, ये बी के पैरेलल जो वेक्टर होगा, आपको पता है बी के पैरेलल कोई भी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल अगर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ओ वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर होता है। वो क्या होता है, इक्वल वेक्टर होता है। तो अगर मैं बी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर को ड्रॉ कर लूं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बी वेक्टर ही बन जाएगा। तब ए वेक्टर और इस न्यू बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी द सेम एंगल जो इस ए वेक्टर के बीच में और इस ए बी वेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन द टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर जॉइंस। जब दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर लेते हैं तब। अब आपके पास जो वेक्टर है, जो वेक्टर कौन से वाला, अब यहां पे आपके पास जो एंगल है ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है आपका। अब आपको मैं पूछूं भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये है बी वेक्टर। इस तरह से बताना है आपने कि ए बी वेक्टर एंगल बना रहा है, मतलब वो पहले ए के साथ था, फिर यहां से स्वीप होता हुआ इस पॉइंट पे गया है, तो ये ऊपर की तरफ गया है, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो थीटा पॉजिटिव होता है। तो बी वेक्टर जो है वो ए के साथ एंगल बना रहा है क्या, प्लस थीटा। और अगर मैं बोलूं भाई ए बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला बी, ए नीचे है, ए इज इन एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज में बी ऊपर स्वीप हो रहा है, एक क्लॉकवाइज में ए नीचे स्वीप हो रहा है। और आपको पता है नीचे वाले वेक्टर्स क्या होते हैं, ए वेक्टर जो बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है दैट वन इज माइनस थीटा। सो इसी तरह से दोनों के बीच में वेक्टर्स बन गए। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बी वेक्टर इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल विच दैट ए इज मेकिंग विद बी, एंड दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द सेम वैल्यू। तो नेगेटिव होगा। और आपको हमेशा याद रखना है, इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल फॉर्मेशन हो रही है जो स्वीप हो रही है, द एंगल्स विल बी कंसीडर एज पॉजिटिव। और एंगल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो देन स्वीपिंग अगर क्लॉकवाइज में होगी देन दे आर गोइंग टू बी नेगेटिव। इसको आपने अगर रिव्यू करना है, आपने ये चीजें पहले भी पढ़ी हुई हैं। इफ यू माइट हैव रिमेम्बरी मेमोरी ऑफ द क्वाड्रेंट्स,
अगर आपको याद होगा तो आपने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट से सेकंड, थर्ड और फोर्थ की तरफ अगर ये डायरेक्शन अगर आप जाओगे तो सारे एंगल आपके पॉजिटिव होंगे। ये इस तरह से ये ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में आपके सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आओगे, मतलब फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन, इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में आओगे तो एंगल्स विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे एंगल्स ऊपर वाली तरफ बनाते हो वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये आपकी एक बात आ गई। दूसरी चीज, अब आपके पास क्या है, आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने निकालने हैं एंगल्स। आपको मैं बोलता हूं भाई आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स आपको पता है, या कोई एंगल आपको मैं दे देता हूं, यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। देन हाउ वुड यू गेट दैट? हमने पढ़ा हुआ भाई, सिर्फ एक ही चीज हमें पता है कि नंबर एक कि टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो होता है वो 180 होता है, बस इतना ही पता है हमें। ठीक है, अब ट्राइंगल अगर राइट एंगल होगी तो एक एंगल 90 पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक एंगल भी पता हो, स्टिल देन वी कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ अदर टू एंगल्स। हम दूसरे दो एंगल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तब हमारे पास कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट यूज होते हैं। उनमें से एक कंसेप्ट जो है वो है नल रिजल्टेंट वेक्टर का, दैट इज नल रिजल्टेंट वेक्टर। नल रिजल्टेंट वेक्टर। अब नल रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अगर भाई आपके पास तीन, ध्यान रखना है, तीन आपके पास वेक्टर्स हैं जो कि ट्राइंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं, सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं, मतलब साइक्लिक हैं। देखो आपके पास ए बी सी, स्मॉल ए बी सी है, ये एक ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर जो है ए बी वेक्टर, जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो आपका बी वेक्टर है दैट ये आ गया और ये आ गया सी वेक्टर। आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप देखोगे तो आपके पास होता था कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते थे और जो रिजल्टेंट होता था वो अपोजिट ऑर्डर में होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, और ध्यान से देखिए तीनों सेम ऑर्डर में हैं। कैसे? देखो पहला वेक्टर है ए टू बी, दूसरा वेक्टर है बी टू सी और तीसरा वेक्टर है सी टू ए। तो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं। तब अगर ऐसा हो कि तीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेक्टर्स, देन the sum of these three vectors will be equal to 0। तब इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एक चीज। नंबर दो, ये हमेशा ये चीजें याद रखनी है। नंबर दो चीज, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी साइड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सी ए। this ratio will remain consistent। तब आपके पास ये रेशियो पॉसिबल होगी। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, तो अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछ दूं भाई देयर आर थ्री वेक्टर्स ए बी सी एज शोन इन योर फिगर, फिगर आपके पास ये है, सेट मी द रिलेशन विच वन इज करेक्ट, तो आपके पास ये वाला रिलेशन इसमें करेक्ट होगा। नंबर टू, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है, ऐसी डायग्राम है, या डायग्राम भी ना बनाई जाए, आपको सिर्फ बताया जाए तीन वेक्टर्स एक ट्राइंगल को बना रहे हैं, ट्राइंगल का नाम एबीसी है और उसमें ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन विच वन इक्वेशन इज गुड, करेक्ट, तो तब आपके पास ये वाली इक्वेशन करेक्टेड है। तो बात समझ आ रही है? तो ये दो इक्वेशंस करेक्टेड है किसके लिए? एक ऐसी ट्राइंगल के लिए जिसमें तीनों वेक्टर्स जो है वो तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीनों वेक्टर्स एक ऑर्डर में है। एक ऑर्डर मतलब पहले का हेड दूसरे की टेल पे, दूसरे का हेड तीसरे की टेल पे, तीसरे का हेड फर्स्ट वाले की टेल में। ध्यान रहे, वी आर गोइंग टू हैव अ साइक्लिक ऑर्डर। ये सर्कल बन रहा है एक दूसरे के पीछे, बट अगर यहाँ पे एक भी साइड इस साइकिल को तोड़ती है, वो साइड दूसरी दो साइड्स के सम के बराबर होगी। क्या?
अगर एक भी साइड इनके इस रिजल्टेंट को तोड़ती है, इस ऑर्डर को तोड़ती है, मींस मान लीजिए ए और बी एक ऑर्डर में है, मतलब ए बी ऑर्डर में है और सी उनके ऑर्डर में नहीं है, तब सी जो होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। और ये हमें कौन सा लॉ देता है? ये हमें लॉ देता है भाई आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और सिमिलर हमें सिग्निफिकेंस देता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब ध्यान रखना, इसी ऊपर वाली ट्राइंगल को ध्यान से देखना। मैं इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। यहां पे आपकी इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे कुछ एक्सटीरियर एंगल्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे अब साइड्स के साथ साथ मुझे इन एंगल्स की वैल्यू भी चाहिए। पहला आपके पास यही ट्राइंगल हम बनाते हैं, ध्यान से। ये ट्राइंगल बन गई आपके पास, और भाई ये बन गई आपकी ट्राइंगल। अब आपके पास हम बनाते हैं कुछ इसके एक्सटीरियर एंगल्स। ध्यान से, ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, इस साइड को एक्सटेंड करो और इस साइड को एक्सटेंड करो। नाउ वी आर हैविंग थ्री एक्सटीरियर एंगल्स, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये आपकी साइड क्या थी? ए बी सी थी। ये वाला वेक्टर ए था, ये वाला वेक्टर बी था, ये वाला वेक्टर सी था। इस वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, इसकी ये वाली थी और इसकी ये डायरेक्शन थी। इस डायरेक्शन को तो ये आगे ले जा सकते हैं, हम इसको फॉरवर्ड करवा सकते हैं। तो ये इसके साथ एंगल कितना बन रहा था? इस यहां पे एक एंगल बन रहा था, ये यहां पे इस एंगल को मैं अल्फा ले रहा हूं, इस एंगल को मैं बीटा ले रहा हूं और लास्ट इस एंगल को मैं गामा ले रहा हूं। ध्यान रहे, अल्फा बीटा गामा ये आपके तीन एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये मुझे पता है। बस यही पता है, या मुझे इनकी वैल्यू निकाल सकता हूं, या मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे रिलेशन बनाया जा सकता है और मुझे इंटीरियर एंगल्स निकालने पड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर बीटा आपको मिल जाए तो आपको ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि 180 में सम है दोनों एंगल्स का। अगर ये गामा मिल जाता है तो इसका ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, और अगर दो एंगल मुझे मिल जाते हैं तो मैं तीसरा एंगल अपने आराम से निकाल सकता हूँ। सो इफ we are going to have any of the two exterior angles, we can get all the three interior angles. Means अगर दो एक्सटीरियर एंगल्स भी मुझे मिल जाते हैं तो मैं तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स में निकाल सकता हूं। अब यहां पे ये वाली ट्राइंगल मुझे ऐसा नहीं दे सकती है, दे सकती है बट समझने के लिए देखना। अब आपकी इस, मैंने कहा पैरेलल वेक्टर सी वाला जो है आपका, इसको मैं थोड़ा आगे लेके आ रहा हूं। ए वेक्टर को अपनी जगह छोड़ो, ये आपका ए वेक्टर है। सी वेक्टर यहां कुछ एंगल बना रहा था ना, तो उसे मैं ऊपर से खिसका के नीचे ले आता हूं। कितना नीचे लाना है? जितना सी वेक्टर का ऊपर मैग्नीट्यूड है। ये सी वेक्टर को नीचे ले आया मैं। यहां इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? बीटा। इसी तरह यहां पे जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर यहां इस एंड पे था, इसे मैं स्लाइड करके यहां पे ले आया हूं, इसी ओरिजिन पे, ताकि तीनों के टेल्स मैच कर जाएं, तीनों के टेल्स मैच कर जाएं। और ये वाला जो था ये बन गया आपका बी वेक्टर। सो देख लो, ए बी सी। अब ध्यान से देखना, ए और सी के बीच में एंगल था बीटा, ए और बीटा के बी, ए यहां पे देखो, ए और बी के बीच में एंगल था गामा, और बी और सी के बीच में यहां इस पॉइंट पे एंगल था आपका ये वाले एंगल। सो वी आर हैविंग थ्री एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। तो यहां पे अगर आप अपनी ट्राइंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तब यहां पे भाई अप्लाई होगी आपकी एक बड़ी ही आसान थ्योरम, जिसे हम कहते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम
लैमिस थ्योरम कहती है कि ये जो आपने ट्राइंगल बनाई है वहां पे जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ए ध्यान से देखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैं कलर चेंज करता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ए वेक्टर है, यहां पे ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे कौन सा एंगल है, अल्फा, तो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये बी है, बी इधर जा रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सा एंगल है, बीटा, बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इक्वल टू सी, सी का अपोजिट बिल्कुल पीछे कौन है, एंड के पीछे कौन है, सी अपॉन साइन ऑफ गामा, तब जाके ये वाली इक्वेशंस आपके पास है। अब अगर आपको एक भी एक्सटीरियर, ध्यान रहिए मैंने दो की बात की थी ना, अब देखो ए और बी तो हमें पता होगा क्योंकि तीनों वेक्टर्स मुझे दिए जाएंगे। अब अगर मुझे यहां पे सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा या सिर्फ गामा दिया जाता है, ध्यान रहे, तो मैं किन्हीं दो को, जैसे मान लो अल्फा दिया जाता है तो मैं क्या करूंगा, ये पहली दो टर्म्स को इकट्ठा करूंगा, इन दो को इकट्ठा करूंगा, अल्फा मुझे मिल गया, ए मुझे पता है, बी मुझे पता है, तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, बीटा। इसी तरह बीटा पता लग गया तो अल्फा, बीटा पता लग गया तो गामा अपने आप पता लग जाएगा। ना भी पता लगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, ना भी पता लगे तो अब मुझे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे अल्फा मिल गया है तो अल्फा का इंटीरियर पता लग जाएगा, बीटा मिल गया है, बीटा का इंटीरियर पता लग जाएगा, बीटा का इंटीरियर पता लग गया, अल्फा का इंटीरियर पता लग गया तो मुझे ट्राइंगल का थर्ड एंगल पता लग जाएगा, थर्ड इंटीरियर पता लग गया तो बाहर वाले एक्सटीरियर के साथ टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री, और वहां से मुझे एक्सटीरियर एंगल्स भी पता लग सकते हैं। तो विद दिस कंसेप्ट यू कैन गेट द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इन सारी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये ध्यान रखना है इन चीजों का, इन चीजों को बारी बारी पढ़ना है, रिवाइज करते जाना है, तब जाके आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इसको, अब ये अल्फा वाला जो अंदर वाला है आपका, अल्फा के अंदर वाला जो एंगल है उसे अगर अल्फा डैश बोल देते हो, और बीटा के अंदर इंटीरियर एंगल को बीटा डैश बोल देते हो, गामा के इंटीरियर को गामा डैश बोलते हो, तो मींस बीटा के अंदर वाले एंगल को, ये बीटा के अंदर जो एंगल है ये वाला बीटा एक्सटीरियर है, अंदर वाले को मैं बोल देता हूं बीटा डैश, गामा के इंटीरियर को गामा डैश, अल्फा के इंटीरियर को अल्फा डैश। ठीक है, तो तब में सिमिलर जैसे ये रेशियोज हैं, इसी तरह में इंटीरियर एंगल्स की टर्म में भी हम ये बोल सकते हैं, ये सेम ही होगा, बी अपॉन साइन बीटा डैश is equal to c upon sine gamma dash, means the relation would remain same for exterior as well as interior angles। तो अगर आपको इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर निकालने हैं, तो इस तरह से आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर को चेंज कर सकते हो। तो जिस तरह से भी आपको ये आसान लगे उस तरह से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बात समझ आ गई आपको, तो ये थी आपकी लैमिस थ्योरम। अब हम तब से बात कर रहे हैं नल वेक्टर की ही। तो भाई नल वेक्टर हमें बहुत सारे मार्क्स दिलवा सकता है, नल वेक्टर का कंपोनेंट हमारे पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दोनों नल वेक्टर को ऐड करें तब हमें नल वेक्टर ही मिलेगा, नल वेक्टर को अगर मैं एक वेक्टर में ऐड करूं तो मुझे वो वेक्टर सेम वेक्टर ही मिलेगा, अगर दो इक्वल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मुझे नल वेक्टर मिलेगा, ये तो हमें पता ही है। और अगर किसी भी कांस्टेंट, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, उसे अगर एक नल वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे फिर से नल वेक्टर मिलेगा, मींस किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होगी। तो जीरो में आप प्लस कर दो ए वेक्टर, या ए में से जीरो माइनस कर दो, हमें फिर से आपकी वही वैल्यू मिलेगी। अब क्वेश्चन फिर से यहां से क्या से निकलता है कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, विच ऑफ द बिलो गिवन एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट द नल वेक्टर। नीचे दी गई एग्जाम्पल्स में से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो नल वेक्टर को देंगी। नंबर 1 पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर की जो पोजीशन बताता है। सो पोजीशन वेक्टर, भाई हर चीज का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो नल वेक्टर नहीं होता है, बट एक ऐसी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर जो होता है वो नल वेक्टर होता है। कौन सा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जिसे आप कहते हो, जो सेंटर पॉइंट होता है, यहां से एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या एक्स वाई और कोऑर्डिनेट्स को लिया जाता है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये जो ओरिजिन है ओ, इस ओ का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है? नल वेक्टर होता है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज नल वेक्टर, ठीक है, या जीरो वेक्टर कहते हैं इसे। नंबर 2, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल किस में हो? रेस्ट में हो। पार्टिकल इज एट रेस्ट में हो, तब उसका डिस्प्लेसमेंट, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो तभी होगी जब वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, ओवर सम टाइम। सम कौन सा टाइम? अननोन टाइम। अननोन टाइम के लिए क्या बोलते हैं हम? आर्बिट्रेरी टाइम। सम आर्बिट्रेरी टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज जीरो वेक्टर अगेन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं करता, वो एक ही जगह पे है, रेस्ट में है, तब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द नल वेक्टर, ठीक है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट था, ये बी पॉइंट पे गया, ए से गया बी पे, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की? ए बी वेक्टर। अब वो बी से वापस ए पे आ गया, अब ए वेक्टर पे आ गया है, तो मतलब व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो, क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि लास्ट पॉइंट जहां पे शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया। सो व्हेन पार्टिकल returns to its initial point, initial position, अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, देन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो वेक्टर। ये आपके पास आ गया। फोर्थ, अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपकी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तब उसकी एक्सेलरेशन मींस द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है चेंज, चेंज तो मेरी हुई नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी क्या होगा? जीरो वेक्टर। और लास्ट, जीरो वेक्टर की बहुत सारी तो मैं, आप अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भाई क्या जीरो वेक्टर अब है, उसका मैग्नीट्यूड है ही जीरो, उसकी जो डायरेक्शन है उसका हमें पता नहीं है, तो क्या उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है? यस, इट हैज लॉट्स ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि आपको पता लगता है कि इनिशियली कहां पे था, अब फाइनली उसकी पोजीशन क्या है। आप देख सकते हो ऊपर जो हमने एग्जांपल दी हैं, वहां से आप पे पता लग जाएगा कि पोजीशन का वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जो सॉल्यूशन है उसे निकालने में कैसे मदद करता है। कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी हमारी जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कैसे पता चलेगा कि अब हमारी बॉडी ने मूवमेंट की है या नहीं की है, क्योंकि मूवमेंट करेगी तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रिटर्न हो सकती है, अगर मूवमेंट नहीं करेगी तो यहाँ पे इनिशियल होगा, वहीं से आगे जा ही नहीं सकती, और अगर चली गई तो वापस पीछे नहीं आ गई। तो इस तरह
वी कैन गेट दिस वन। ठीक है सर, अब ठीक है बच्चे, सभी को पता लग गया ये थे आपके कुछ कंपोनेंट्स। अब आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आ रही हैं वो है भाई आपकी प्रोडक्ट्स, वो है आपके प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट आपको पता है जब वेक्टर इन्वॉल्व होता है तो दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी दो टाइप के हैं, और एक जिसमें एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, मींस आपके पास पहला केस प्रोडक्ट में पहला केस है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या पहला दूसरा कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर, क्योंकि इसकी कोई फॉर्म नहीं है। सो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर। अब स्केलर है तो उसकी तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, उससे भाई एक ही चीज हो सकती है, या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो भाई अगर प्लस है, ध्यान रहे, अगर आपका स्केलर प्लस है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। वो क्या करेगा? मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, डायरेक्शन को कोई भी फर्क नहीं डालेगा। और अगर आपका स्केलर नेगेटिव है तो वो मैग्नीट्यूड को तो चेंज करेगा ही करेगा, बट अलोंग विथ दैट इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखा है कमाल की चीज। अगर आपके पास मान लीजिए ए वेक्टर है, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये क्या करेगा, ये 2 जो स्केलर है वो उसके मैग्नीट्यूड को ट्वाइस कर देगा, ये एक ही काम करेगा। लेकिन अगर इसे -2a से करूंगा तो ये दो काम करेगा, मैग्नीट्यूड को 2a कर देगा और डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। जहां भी होगा, अगर इट इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, इट विल मूव इट टू एक्स डैश, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देगा विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। तो ध्यान रहे, अगर स्केलर है तो स्केलर अगर पॉजिटिव है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, याद रखना है। अगर स्केलर है पॉजिटिव तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्केलर है नेगेटिव, मैग्नीट्यूड विल श्योरली बी चेंज्ड बट अलोंग विद द डायरेक्शन। और डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्शन वुड टोटली बी रिवर्स्ड, डायरेक्ट टोटली बी रिवर्स्ड। चलिए एक चीज आपके पास आ गई। अब मैंने कहा ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर। अब दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें दो केस है। पहला कि प्रोडक्ट होगा और रिजल्टेंट स्केलर आएगा। रिजल्टेंट क्या आता है? स्केलर आता है, और दूसरे वाले में रिजल्टेंट वेक्टर आता है। रिजल्टेंट क्या आता है? वेक्टर। भाई यही तो बात है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर आता है या स्केलर आता है, तो अगर रिजल्टेंट आता है स्केलर तो बन गया स्केलर प्रोडक्ट, अगर रिजल्टेंट आता है वेक्टर तो बन गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले वाले केस में मल्टीप्लाई हम वेक्टर्स को करेंगे बट आंसर स्केलर आएगा जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, और उस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली डॉट से। एक डॉट, जैसे ए डॉट बी है ना, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। और यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स ही होंगे बट उनका सोल्यूशन जो उनको प्रोडक्ट करने के बाद आएगा, आंसर जो आएगा, जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल अगेन बी अ वेक्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, तो इसलिए इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। ये पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। तो हम सिर्फ इनका एक आसान सा, क्योंकि अब हमारे पास इनके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, हमें इनके एंगल्स निकालने होंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली हम इनकी कुछ वैल्यूज हम देखेंगे इनकी। ठीक है भाई। अब अगर आपके पास आता है स्केलर प्रोडक्ट, अब बात करते हैं स्केलर की। स्केलर या डॉट, स्केलर या डॉट की बात करें तो मान लीजिए हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तब अगर इनका स्केलर लेंगे तो इसका मतलब है, सबसे पहले स्केलर है तो रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? स्केलर के बराबर। किसके बराबर आ गया इसका रिजल्टेंट? स्केलर के बराबर। तो ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू सी एंड सी वुड बी श्योरली अ स्केलर। इसके साथ कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अब दूसरा, अगर यहां पे, और वो वैल्यू कितनी होगी, उस सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। उस सी का मैग्नीट्यूड होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एंगल। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आता है भाई यहां पे कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने वाली बात तो अलग हो गई कि दो वेक्टर दिए जाते हैं, जैसे आपको मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं तो आपको कहता हूं भाई वर्क डन निकालो, तो वो आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है। क्यों वर्क डन होता है? क्योंकि जो वर्क है वो क्या है भाई? आपका स्केलर है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो रिजल्टेंट कभी भी वर्क डन नहीं आएगा, और डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वर्क डन की जगह बन जाएगी टॉर्क। ध्यान रहे, अगर आपको दो वेक्टर दिए जाते हैं, एक फोर्स दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का करते हो स्केलर प्रोडक्ट तो आंसर मिलेगा वर्क डन। अगर इन दोनों का करते हो वेक्टर प्रोडक्ट तो आपका रिजल्टेंट टॉर्क होगा, क्योंकि टॉर्क इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यहां पे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि यहां पे थीटा निकालो, तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, आप बोलोगे सर हमें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला ही नहीं, तो हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट? देन लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। मैं छोटे छोटे दो वेक्टर्स लेता हूं। लेट्स हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर इज 2i plus 3j and b vector is equal to minus 2i plus 5j ले लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। और हमें पता है कि cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है मुझे ए डॉट बी भी निकालना पड़ेगा और ए बी भी निकालना पड़ेगा, और ए डॉट बी मुझे ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है ए बी कॉस थीटा वाला, उससे नहीं निकाल सकते क्योंकि कॉस थीटा ही मेरे पास नहीं है। देन व्हाट वुड यू डू? तब हम अपना दूसरा तरीका लगाएंगे। हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी, जल्दी से करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? सिमिलर कोफिशिएंट्स को प्रोडक्ट करना है इसमें। इसमें क्या करना है? सिमिलर कोफिशिएंट्स को प्रोडक्ट। सिमिलर कोफिशिएंट मतलब आई के, यस, आई और आई के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट कर लो। आई का कोफिशिएंट एक में क्या है? 2, दूसरे में क्या है? -2, प्लस फॉर्मूले का। दूसरा जे और जे का, एक का 3 एक का 5, डन, 15 आ गया। सो -4 प्लस 15 किसके बराबर आ गया? 11। देखो एक तो काम हो गया, इससे भी हमें पता लग गया ये स्केलर ही बन रहा है। तो ए डॉट बी मुझे मिल गया, ए डॉट बी मुझे मिल गया 11 अपॉन ए बी। ए बी, ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मैंने बल बताया था, सम ऑफ स्क्वेयर्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई। आई का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। इसी तरह बी, बी क्या है? -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बस हो गया काम। 5 का स्क्वायर, सॉरी ए का, ए क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, और यहां पे 4 प्लस 5 25 29।
तो एक बन गया 13, दूसरा बन गया 29। सही है, कोई गलती तो नहीं हुई। 3 3 जा 9 प्लस 4 13, नीचे 5 5 जा 25, -2 का स्क्वायर भी +4 ही आएगा, तो 25 + 4 29 हो गए। सो ये आपके पास आ गया, ए वेक्टर ए की जगह आ गया 13 और बी की जगह आ गया 29। तो इसे आप आसानी से लिख सकते हो 11/13 इंटू 29। ठीक है बच्चे, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। कॉस थीटा मिल गया आपको। इफ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो आपने थीटा का आंसर सीधा इस तरह लिखना है। आपको निकालना अगर आ जाए, वहां पे कुछ दिया होगा हिंट, अदरवाइज आपको आंसर इस तरह से आएगा, कॉस इनवर्स 11/13, जो भी आंसर होगा, मैं अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, 13 इंटू 29। तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, थीटा निकालना था, देखो जी डिग्रीज में आ ही नहीं रहा है, ये तो कॉस इनवर्स में आ रहा है, ये तो गलत हो गया, मुझे तो आता नहीं है। भाई वो कॉस इनवर्स ही है, लेकिन इस तरह से निकालना था। ये समझ आया आपको? थीटा निकालना समझ आया बच्चे? इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वहां पे, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। अब दूसरा कौन सा है आपके पास? दूसरा है भाई आपके पास, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके फिर से वेक्टर ही आए, तो उसे कहते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। और आपको पता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल ये नहीं, इसके साथ एक एन यूनिट वेक्टर भी होगा। ए बी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा है और एन यूनिट वेक्टर है। ये एन यूनिट वेक्टर, अब आपका पहला क्वेश्चन यहीं से, भाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर? भाई आंसर है एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमेशा याद रखना है, एन यूनिट वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। एक चीज आ गई समझ? ये तो एक यहां से क्वेश्चन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर आपको पूछा जाए, अब एंगल, वही एंगल वाली बात आ गई। कुछ क्वेश्चंस और है सिंपलीफाइड क्वेश्चंस में, आपको एग्जांपल, कल हम इनकी सिर्फ एग्जांपल करवाएंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो साइन थीटा निकालना आपके पास आ जाएगा। मुझे एन वेक्टर से लेने देना कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, अपॉन मेरे पास आ जाएगा यहां पे, जब साइन थीटा निकालना है तो यू नीड द वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। उन सब का मैग्नीट्यूड ही लेना आपने, ठीक है, ऊपर वाले का भी नहीं। और ए क्रॉस बी निकालना जाता है ना आपको, मैं सिर्फ ए क्रॉस बी की आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद साइन थीटा आप खुद निकाल लेंगे। ए वेक्टर अगर आपके पास है, बी वेक्टर, मैं दो नहीं तीन वेक्टर्स वाला ले रहा हूं, तीन कंपोनेंट्स वाला ले रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। चलिए, आई प्लस 2j प्लस 3k, 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है बच्चे, ए वेक्टर आ गया। मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके बराबर आ गया? तो क्या करना है आपने, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट का पहला जो रो होगा दैट विल बी द कोफिशिएंट्स। कौन से कोफिशिएंट? वेक्टर्स आई जे और के, तीनों। ठीक, अब दूसरा आपका जो रो होगा दैट विल बी द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन फर्स्ट वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट वेक्टर ए है, अगर बी क्रॉस ए है तो फर्स्ट वेक्टर बी है। तो यहां पे फर्स्ट वेक्टर कौन है? ए में आई जे के कोफिशिएंट अलोंग विद देयर साइंस। आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 3। नीचे चलिए, आप बी के कोफिशिएंट लीजिए थर्ड रो में 2, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट +4। डन। अब सॉल्व करने का तो पता है आपको, सबसे पहले आपने क्या लेना है? सबसे पहले आपने लेने हैं भाई इन, अपने लिए समझने के लिए, प्लस माइनस प्लस, एक तो इनके साथ आ गए। दूसरा, जब जिस भी वेक्टर को लोगे, जैसे अब आई ले लिया मैंने, पहला आई से शुरू करते हैं, आई प्लस है तो प्लस आ गया। अब जिस रो में आई है और जिस कॉलम में आई है उसे काट देना है समझने के लिए, ठीक है, जिस रो में है जिस कॉलम में है। तो पहले वाला चला गया, तो जो बच गए अब वो 4 ही बचे हैं बीच वाले, ये वाले है ना, ये
तो 2 इंटू 4 ये इस तरह से 8 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू -1 -3 -3 और माइनस पहले भी लगा हुआ है, क्या हो जाएगा प्लस। अब दूसरी टर्म, अब आपके पास अगला, अब जे चाहिए ये वाला, जे चाहिए, जे माइनस ही आ गई। जिस रो में है, जिस कॉलम में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, बचे ये वाले दो और ये वाले दो, इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 1:4 4 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब बच गया तुम्हारे पास लास्ट वाला। अब लास्ट वाला कॉलम देखो, लास्ट वाला है ये, इसमें प्लस ही है तो प्लस के, जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको खा जाओ, पीछे बच गए ये 4। 1:2, यहां पे क्या था 1 ही था। 1:2 -1 -1 माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 2 4। अब बच्चे इसको सॉल्व करना है। यू आर गोइंग टू हैव 8 + 3 11i माइनस यहां पे 4 -6 -2, माइनस पहले ही बाहर है 2j प्लस का हो गया, प्लस फॉर्मूले का है यहां, लेकिन अंदर कुछ और बन रहा है -4 -1 -5, तो यहां माइनस ही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये बन गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपने इसका क्या निकाल लेना है, क्योंकि हमने थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो इसका निकाल लेना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक, इसे सॉल्व कर लो, ए मैग्नीट्यूड मिल गया और नीचे आपने ए का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और बी का भी निकाल लेना है, ये हो जाएगा। ये तो अब आपको आते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर एंड द रूट ऑफ द रूट, नहीं, क्या है आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड रूट। पहले सम करना है किसका, स्क्वायर्स का, फिर उनका रूट ले लेना है, वो आपको मिल जाता है मैग्नीट्यूड। और स्क्वायर्स किसका, किसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ i j k, तो वो प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस भी होगा तो उसका स्क्वायर भी आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर भी आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये समझ आया आपको, आए भाई आपको ए क्रॉस बी का समझ। ठीक है बच्चे, तो इसको हम कल फिर से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कल फिर से हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा अगला टॉपिक ले लेंगे जिसमें स्पीड, वेलोसिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के ग्राफ हम स्टडी कर लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर इसे थोड़ा सा रिवाइज करना, डिफरेंट केसेस आपके पास कोई भी बुक यू आर अवेलेबल विद यू, उसमें आपके पास एग्जांपल्स होंगी। 2 वेक्टर ले लो, लीव द बुक, ओनली गेट 2 वेक्टर्स, कोई 2 वेक्टर्स आप अपने ले लो, उनके ऊपर आप उसको कर लो चेक। ठीक है, सब कोई क्वेश्चन है किसी का, समझ आया आप सबको, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना, तो हम उसे फिर से स्टडी कर सकते हैं, फिर से इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बेटा, गुड बाय।